अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मरतबा अपनी पूरी पोटेंशल पे एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो बात की जाती है कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा होंगे, फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि ईद से पहले ही JUI-FA का इल्हाक हो जाएगा और तहरीक जो है वो मिलकर चलाई जाएगी। ये हुकूमत को कितना थ्रेट कर सकती है, ये भी एक सवाल। लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बनते जा रहे हैं और बहुत से ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं कि पार्टी की लीडरशिप जो है वो एक टग ऑफ वॉर में मसरूफ़ है। शरीफ मरवत साहब का जो सारा एपिसोड हुआ उसके ऊपर उनकी तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सलमान राजा साहब पर, और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के हवाले से ये अब कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब का जो बिहेवियर रहा रिसेंटली उस पर भी पार्टी ये समझती है कि वो बहुत ही अनजस्ट था। ये दिखाता यही है कि PTI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपना हाउस इन ऑर्डर रखना है ताकि वो प्रेशराइज़ कर सके हुकूमत को। लेकिन इसके साथ साथ एक तहरीक जो कि इस मरतबा शुरू की जाएगी वो ऐसा क्या अचीव कर लेगी जो इससे पहले नहीं हो सका। चूँकि तहरीक इंसाफ धरनों की सियासत करती आ रही है लेकिन आज तक उसके थ्रू वो हुकूमत को गिरा नहीं सके। PTI की अपनी हुकूमत भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गई। तो क्या पाकिस्तान के अंदर आज ये स्पेस है कि आप एक तहरीक जो कि सड़कों पर लोगों को लाकर चलाई जाए उससे हुकूमत को घर भेज दें? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी कुछ बयानात हुकूमत के ख़िलाफ़ आए। 7 में ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा ने यह बात की कि हमने आपको आईना दिखाया और आपने इसका बुरा मना लिया। तो क्या जो गवर्नर पंजाब का बयान है कि 2 साल बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो चपकलिश है ये भी एस्केलेट कर सकती है, या सिर्फ़ और सिर्फ ये सियासत की हद तक बयानबाजी है? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा। रज़ा हारून साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ के, बहुत सी वेबसाइट्स भी ये क्लेम कर रही हैं कि उसमें भी इजाफा हो चुका है। जो व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशंस हुई जिसमें पख्तूनख्वा के अंदर जो लाठी चार्ज का मामला है उसके ऊपर भी तनकीद की गई और साथ साथ ये भी एक्यूज़ किया जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा पावर कंसोलिडेट कर रही हैं पार्टी में, बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ भी है। इस सारी सूरत हाल में मूविंग फॉरवर्ड जो ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है वो कैसे हो पाएगी? देखिए, सूरत हाल आप जब एक पार्टी जो है ना क्राइसिस में हो और ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही हो और डिस्पोटिक फोर्सेस सब इकट्ठी हो जाती हैं जब, तो उस वक्त वो बहुत स्टाइल के साथ और बहुत तरीकों के साथ हमला करती हैं ऐसी पार्टी के ऊपर। उनके अंदर जो है ये खलफशार पैदा करना, उनकी यूनिटी को तोड़ना और उनके अंदर इख्तलाफ राय पैदा करना, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जहां से ताकि वो मूव फॉरवर्ड जो उनकी पॉलिसी होती है उसमें उससे वो गुरेज कर सकें या उसमें डिले हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक बात जो है वो बहुत हौसला अफजा है PTI में कि तमाम लोग PTI के साथ जो हैं वो सिंसियर हैं। अच्छा। उसकी पॉलिसी के साथ भी सिंसियर हैं और इमरान खान के साथ भी सिंसियर हैं। इसलिए ये इख्तलाफात जो हैं ये दम तोड़ देंगे और कोई लोग अगर किसी के उकसाने पे ये रोल प्ले कर रहे हैं तो वो सिंगल आउट हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि ये मामला ये निकल जाएगा। तशवीशनाक सूरत हाल जरूर है लेकिन ऐसी भी नहीं है कि जिससे डिस्करेज हो जाए और कहा जाए कि शायद ये पार्टी अब आगे काम नहीं कर सकेगी, ऑपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकेगी। और जो उसका असाइनमेंट है इस वक्त बिलखसूस पाकिस्तान के आइन के हवाले से कि जो आइन की जो धज्जियां इन्होंने बिखेर दी हैं, जो आइन का जो एसेंस है, जो असल उसका ढांचा है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जिसकी बुनियाद थी और ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर यह है कि ये चेक्स एंड बैलेंसिंग का वो मामला जो खत्म हो गया है, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए ये टास्क जो है ये PTI कभी नहीं छोड़ेगी और इंशाल्लाह इसको पूरा करके छोड़ेगी और इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी आवाम भी तैयार हैं, वर्कर भी तैयार हैं और कौम भी इसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। इस पर मैं मजीद भी बात करूंगा। जो तहरीक इंसाफ का जो रिसेंटली जो लॉयर्स प्रोटेस्ट था उसके हवाले से भी कुछ रिजर्वेशंस कहा जा रहा है, कुछ लीडर्स की हैं। लेकिन इख्तियार वली साहब कमिंग थ्रूवर्ड यू, लेकिन ये जो तहरीक चलाने की बात तहरीक इंसाफ कर रही है कि ईद के बाद हम एक मूवमेंट का आगाज़ करेंगे आपके अगेंस्ट,
तो इस पर क्या सोच रही है हुकूमत? चूँकि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रिस्पॉन्स देते हैं तहरीक इंसाफ को, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ईद से पहले ही इत्तेहाद हो जाएगा JUI का और PTI का, तो आपके लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं लग रही है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। देखिए, आप देखिए कि फाइनल कॉल जो अपनी है ये 24 नवंबर को खेल चुके हैं। अब इसके बाद कौन सी कॉल है? अब ये फाइनल के बाद फिर सेमीफाइनल, फिर उससे के बाद फिर क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। ये उल्टे शुरू हैं, उल्टा चल रहे हैं, इनकी तो घड़ियां ही उल्टी चल रही हैं, इनका तो सिस्टम ही सारा उल्टा है। और इनको कोई इत्तेहाद बनाने की जरूरत क्या है? पहले अपनी तहरीक इंसाफ को तो इकट्ठी कर लें, जिसमें बहुत सारी अपनी पार्टियां इन्होंने शामिल कर रखी है। कोई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, कोई तहरीक इंसाफ है, कोई आजाद ग्रुप है, एक असद कैसर ग्रुप है, एक आतिफ खान ग्रुप है, एक गंडापुर ग्रुप है, एक अलीमा खान ग्रुप है और एक बुशरा बीबी ग्रुप है। तो इसमें तो और बड़े सारे ग्रुप है। अरे अपने घर को तो सीधा कर ले। मौलाना साहब कभी भी इनके साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूं, हमारा जो ये तज्जिया या इंफॉर्मेशन रिश्ता, मैं आप इसको जो भी समझते हैं, मौलाना साहब जो है हमारे, वो हुकूमत में हो ना हो, लेकिन वो हमारे फितरी इत्तेहादी हैं। दूसरा, मैं जो समझता हूं मौलाना साहब का इनके साथ सिर्फ सियासत का मसला नहीं है। मौलाना साहब का जो मैंडेट है, जो माले मसरूका है, वो PTI के घर में पड़ा हुआ है और वो ये बात कह चुके हैं कि मेरा मैंडेट जो चोरी किया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पास है। तो जिसके उसी अत्तार के लोंडे से दवा मांगे हैं, जिसके सबब बीमार हुए, तो इस तरह तो होता नहीं है। और दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं, मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ सियासत का नहीं और सियासी नहीं बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ है। तो ये कभी मुझे ये बैल मुंडे नहीं चढ़ने वाली, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, जहां तक इन्होंने सड़कों पे आना है, ये शौक से आए। सड़कों पे आएंगे, ये फिर हमारे पास आएंगे, रोते हुए आएंगे कि फिर हमें बिठा दो। हम फिर भी इनको बिठाएंगे। हम सियासी लोग हैं। ये जब भी कहेंगे, हमारे दरवाजे अपोजिशन के लिए, मुज़ाकरात के लिए हर वक्त खुले रहेंगे। बात करेंगे दलील के साथ, मंतक के साथ और आईने पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए, शराफत और डिसेंसी के, डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए, तो इनकी बात सुनेंगे भी और जो हम कर सकते हैं वो हम मानेंगे भी। लेकिन जो बात हमारे दायरे से बाहर हो और जो ना मानने वाली बात हो, उसको कोई भी नहीं मानता। तो अगर इन्होंने शौक करना है तो शौक कर ले पूरा। मतलब आपके लिए मौलाना साहब जो हैं वो हेडेक नहीं है, आप ये कह रहे हैं। रज़ा हारून साहब, इससे पहले कि मैं आपसे शर्जील मेमन साहब के जो बयानात हैं उस पर कोई कमेंट लूँ, ये जो JUI के और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की बात हो रही है, अगर पीपल्स पार्टी को ये टास्क दिया जाए कि आपके पुराने दोस्त भी हैं मौलाना साहब, उनको कन्विंस किया जाए कि दूसरे कैंप में ना जाएं, तो आप किरदार अदा करेंगे? अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में हुआ या डेमोक्रेसी के लिए इसको बेहतर समझा गया तो पीपल्स पार्टी यकीनन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन जहां तक, जैसे इख्तियार भाई भी कह रहे थे और अहमद अवैस साहब ने भी कहा, अभी तो ये गुफ्तगू खाने पीने पे चल रही है। 2 खाने हुए हैं, उस पर सब बैठ गए। और मुझे तो मकाफात अमल पे बड़ी वो आती है कि कुदरत का मकाफात अमल बड़ा संगीन है और बड़ा बेरहम होता है मुजम्मिल भाई। ये इनको 2 इतराज हैं बड़े। एक इनका इतराज है कि जी हमारी हुकूमत क्यों गिराई, नो कॉन्फिडेंस है। दूसरा इतराज इनको 26 यानी तरमीम पे है। तो इन इतराजात के साथ तो फिर ये जब मौलाना फजल रहमान साहब हो सकता है इनके साथ मान जाएं, वो एक आज़ाद पार्टी है, पाकिस्तान के बड़े कदावर रहनुमा है, वो अगर इनके साथ मान जाते हैं तो फिर तो उन दोनों सीटों में जो नो कॉन्फिडेंस था उसकी मूवमेंट के प्रेसिडेंट मौलाना फजल रहमान साहब थे। 26 आईनी तरमीम में उन्होंने वोट कर रखा है। और अगर ये किसी वजह से इत्तेहाद बन गया, जो कि पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, तो मेरा तो ख्याल है कि उनसे बड़ा कद ख्याल नहीं है, तो फजल रहमान साहब इनको लीड भी करेंगे फिर उस इत्तेहाद में, और वो PDM 3 कहलाएगा। रज़ा साहब, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन के हवाले से बात की जाती है, मैं सर्वे भी देख रहा था IPSOS का, 80% लोगों ने सर्वे में ये जवाब दिया कि गलत समत में चल रही हैं चीज़ें मुल्क में। साथ साथ ये कि तहरीक इंसाफ ह्यूमन राइट्स की भी बात करती है और वो ये कहती है कि तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं जो हमारे लीडर्स हैं पार्टी के, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब से। ये सब कुछ देखते हुए पीपल्स पार्टी ये फील करती है कि इज़ इट सेफ़ कि आप इसी कैंप का हिस्सा रहें और ऑप्टिक्स जो PTI प्ले कर रही है
वो डैमेज नहीं कर रहे आपको पीपल्स पार्टी की जो कॉज है उसको? पीटीआई, मुजम्मिल भाई, पीटीआई तो बेसिकली अब अपने खुद ही जो इनके टूल्स होते थे ना, जो इनकी कॉन्स्पिरेसीज होती थी, जो इनकी कैंपेन्स होती थी नेगेटिव, उसका खुद ही खुद शिकार है। जिस तरह के चोर चोर दूसरों को कहते थे, आज चौधरी साहब सबको चोर कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने छोड़ा किसको आज? इसी तरीके से आप वो शेर अफजल मरवत साहब को सुन लें तो वो क्या फरमा रहे हैं आप इनको। तो इनके तो अब आपस के अंदर इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि, और ये ऑन अ लाइटर नोट है अहमद अवैस भाई के लिए, कि आप अब तहरीक चलाएंगे रमजान के बाद, ईद के बाद, यानी आप चाहते हैं आपका जो लीडर है वो ईद जो है वो जेल में गुजारे, आपको उसके 30 रोजे जेल में खुलवाने हैं, सेहरी जेल में करवानी है। तो कल रिहा कराओ ना यार। आप चाहते हो रमजान वो जेल में गुजारे, रोजे वो सबूते में रखे। इसका मतलब है कि जो बाज इनके संजीदा रहनुमा करते हैं कि इनमें से कोई भी लीडरशिप में बानी को रिहा कराने में संजीदा नहीं है, वो ये चाहते हैं कि ये अंदर रहे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूं कि मतलब ये उनको, आज मैंने राजा साहब को सुना तो उनको एक डेट बढ़ जाने में बड़ा एतराज है कि 26 फरवरी क्यों अगली डेट बढ़ गई है। ओ भाई, आप तो पूरे खुद से कह रहे हो कि हम रमजान तक चाहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो जेल में रहे। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, और कैसे इनके नैरेटिव्स होते हैं और कैसे ये बिक जाते हैं इनके लोगों में, बड़ी हैरानगी होती है। दे आर नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स, ये बिल्कुल ठीक। इनसे किसी को खतरा नहीं है, इनको अपने आप से खतरा है। सही। अहमद साहब इस पे कमेंट कर दें कि अगर आपने ये तहरीक चलानी है तो फिर ईद तक का इंतजार किस लिए हो रहा है? जेल में ईद अच्छी होगी। देखिए, सिर्फ ईद का इंतजार तो वो सिर्फ जो अपने मैदानों में खुले मैदान में बाहर निकल आना है वो उससे मुतल्लिक है। तहरीक तो अभी चल पड़ेगी। अभी देखिए लॉयर्स में शुरू हो रही है। कल भी एक बहुत बड़ा सेमिनार लाहौर में रखा गया। लाहौर बार जो सबसे एशिया की बड़ी बार है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इसी तरह से मामलात जो है मुख्तलिफ इसके फेजेस होंगे। अच्छा। और वो फेज जिसमें के सड़कों पे बाहर निकल के इसको प्रोटेस्ट करने की शक्ल होगी वो इसके रमजान के बाद होगी। लेकिन उससे पहले ये नहीं है कि ये खामोश बैठे रहेंगे और इसको होगा नहीं, क्योंकि हम तो इसमें बिलीव करते हैं कि मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। और हमने मुल्क के लिए जब एक कसम खाई है कि आइन जो हुलिया बिगड़ गया है, अगर इसके साथ हम चलेंगे ये आइन कायम, ये मुल्क को कायम नहीं रख सकता। इसकी यूनिटी को कायम रखना, लेकिन आइन के साथ जो इन्होंने बिगाड़ दिया मामला। ठीक है अहमद साहब, ये जो कहा जा रहा है लॉयर्स प्रोटेस्ट के हवाले से भी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है बैरिस्टर गौर से पार्टी लीडरशिप ने, कि उसमें कोई खातिर खा लोग बाहर नहीं आए या जितना जो प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए था वो नहीं किया तहरीक इंसाफ के वकला ने। इज दैट ट्रू? देखिए, तहरीक इंसाफ के वकला ने किया। मैं असल में उसके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। असल में इमरान खान जेल में हैं, जो लीडरशिप इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो मामलात को चला रहे हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन के एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा। उनका एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको मैं, आपको वक्त नहीं है वरना मैं आपको एक फ्रीडम एट मिडनाइट में ये वाकया इसको बड़ी तफसील से दिया हुआ है जिसमें नेहरू ने ये बात कही थी। तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन सारी बात जो है उनको भूल जाइए। बात ये है कि जिस मुल्क में पॉवर्टी लाइन जो है 3 साल में 10% बढ़ गई हो, अब 45 से इमरान खान जब गया तो 45% बिलो पॉवर्टी लाइन थी, अब 55% तजावुज़ कर रही है। ये खतरनाक सूरत हाल है जो किसी वक्त भी इसका ब्रस्ट आउट करेगी और ये किसी से संभलेगी नहीं। ठीक। ये कहें कि ये कोई पीटीआई भी संभाल ले, ये कोई भी संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि लोग अपनी तकलीफों और मसाइब से बाहर जब निकलेंगे तो वो बड़े फरोशियस इकदाम से उतर आते हैं। हिस्ट्री यही बताती है। तो ये खतरनाक सूरत हाल है बहुत सारी। ठीक है। तो बाकी ये बात जो है अभी जिस तरह शार वली साहब भी बात कर रहे थे, हमेशा बड़े ये रीजन और लॉजिक से बात करते हैं, लेकिन आज जरा थोड़ा सा वो आज आउट ऑफ फॉर्म आप ये कह रहे हैं, हट के अच्छा वो किसी और अंदाज में बात कर रहे हैं। और वो शायद उनकी पार्टी लाइन है जिसको टो करना भी जरूरी है उनके लिए। बात यह है कि एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात तो मुसद्दका है कि मौजूदा सिस्टम और इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के गठजोड़ से जो मामलात आगे बढ़े हैं इससे नफरत बढ़ी है। ठीक। और ये नफरत जो है ये एक टाइम के बाद एग्रेशन में बदल जाती है और खतरनाक होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इख्तियार वली साहब, जिस तरह से अहमद अवैस साहब कह रहे हैं, मैंने एक सर्वे भी पहले कोट किया कि 80% लोग ये समझते हैं कि गलत समत में चीज़ें जा रही हैं। अहमद अवैस साहब भी कह रहे हैं कि अग्रेशन बढ़ रहा है। जो 1 पेज आपने बनाया जिसके खिलाफ आप 2018 ऑनवर्ड्स रहे, वो अब आपने इख्तियार कर लिया, तो आपके अगेंस्ट भी अग्रेशन है। देखिए, जहां तक अहमद अवैस भाई ने कहा ना कि पॉवर्टी लाइन जो है तो 55% पे चली गई है, और इमरान खान जब आए थे तो ये पता नहीं ये कहां पे छोड़ कर गए थे, 45 बता रहे हैं। तो ये भी जरा बता दे कि पॉवर्टी लाइन 2018 में कहां पर कड़ी थी। ये भी बता दे कि पेट्रोल 65 का था और आप कह रहे थे कि एक मौका खान को दे दे, हम 40 का देंगे, आप कहां छोड़कर आए हैं। ये भी बता दें कि बिजली का 1 यूनिट जो 5 रुपए का था, आप कहते थे ये महंगा है, नवाज शरीफ की हुकूमत महंगी देती है, ये हम 2 रुपए में देंगे। ये भी बता दें फिर कि हम तो 50 लाख घर बनाएंगे, और वो उसका अभी तक आपने नक्शा भी नहीं दिखाया। कोई दर्शन ही करा दो अहमद अवैस भाई, वो 1 करोड़ नौकरियों का कोई तस्करा ही कर लो कहीं से। वो जो इनकलाब लाना था, वो मदीने की रियासत, तो देखिए आप ये मत भूलें कि आपकी परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड पौने 4 साल जीरो नहीं माइनस रही। आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, इट्स हिस्ट्री, आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया था। आपने ये मोटरवेज, ये एयरपोर्ट से सारे उधर आपने प्लेज कर दिए हैं। आपने पाकिस्तान को 3 टुकड़े का, आपके लीडर ने कहा था कि इसके खाकम बदहन, इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये सोमालिया बनेगा, दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा ना अवाम की राय को अगर रिजेक्ट करेंगे तो तब नुकसान होगा, ये कहा उन्होंने। ये तो आपका प्लान था, तो आप तो कुछ कर नहीं सके। उसके बाद फिर ड्रामाबाजी शुरू हो गई। ये जी साइफर, ये जी मुझे अमेरिका ने निकाला, ओहो जी अमेरिका का तो नाम मुंह से निकल गया, नहीं जी मुझे तो बाजवा ने निकाल दिया, ओ नहीं जी ये तो कोई और आ गया। तो यार एक जगह पे रुक जाइए, आपकी सुइयां खराब है, आपके लीडर की सुइयां खराब है बुनियादी तौर पर। वो एक जगह पे उसकी नीडल रुकती नहीं है। कभी आप कहते हैं कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, आजकल वल्लाह आपका अमेरिका के अलावा और कहीं तकिया ही नहीं है। हकीकी आजादी की ट्वीटें आपने कराते रहते थे उससे, रिचर्ड पाजी से। अच्छा। ये आपकी पॉलिसियां है, तो आप क्या हमें क्यों सिखाते हैं? हम तो वो लोग हैं जो हमने 2016 में IMF को आखिरी पेमेंट करके प्रोग्राम क्लोज कर दिया, एंड वी सेड गुड बाय टू IMF कि हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपका लीडर कहता था कि मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर पाकिस्तान के कर्जे दुगने करके गए हैं। और मुझे पता है मुजम्मिल आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन एक जुमला कहूंगा कि ये खुद जब हुकूमत से निकले हैं तो इनके वफाकी वुज़रा शेख रशीद अहमद और अपना शौकत तरीन साहब और इस तरह शफकत महमूद साहब, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अंडरमाइन हो चुकी है कि हमारे बाद कोई इस हुकूमत को संभाल नहीं पाएगा। हमने तो आज उस स्टॉक एक्सचेंज को जिसको आप 20,000 पे छोड़ के गए थे, 1.25 लाख पे हमने पहुंचा दिया। वो जो अब आप कहते थे कि इन्फ्लेशन रेट 38% पे पहुंच चुका है, वो सिंगल डिजिट पर आ चुका है। जब आप कहते थे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए और हमारे पास एशिया खोलने के लिए पैसे नहीं है, तो अब आज वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17.5 अरब को से तजावज कर गए हैं। ये तो आप ओपिनियन में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट अपने दिल में सोचें कि एटलीस्ट हमने उस पाकिस्तान को बचा लिया जिसको आप डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। पब्लिक ओपिनियन भी बहरहाल उस पर ये कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपने एक्सप्लेन किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन रज़ा हारून साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब अब ऑब्वियसली वो जो बात करेंगे वो पार्टी लाइन से इतना अपोजिट तो नहीं होगी। जिस तरह से उन्होंने अभी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब का जो प्राइम मिनिस्टर बनना है वो बहुत करीब है, 1-2 साल की बात रह गई है। तो अगर तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट है, तो क्या फिर पार्टी इससे मुत्तफिक है, या फिर आपको लगता है ज़ाती हैसियत में बात कर दी उन्होंने, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है पार्टी का? मुझसे अगर आप एज पीपल्स पार्टी का वर्कर मेंबर पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगा उनको कल बन जाना चाहिए था। मेरा तो लीडर है ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो अगर इस तरह की कोई बात की है उन्होंने कि वो बिलावल भुट्टो को आगे जाके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान देखते हैं, लेकिन एक जमहूरी प्रोसेस से, एक इलेक्शन के प्रोसेस से और एक जमहूरी तरीकेकार से, मतलब फिर 2 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, ये समझे इससे? नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो रहे हैं, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में, मैंने एक्चुअली सुना नहीं, आपसे सुन रहा हूँ, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, लेकिन अगला प्राइम मिनिस्टर अगर पीपल्स पार्टी का वर्कर सा गवर्नर कहता है बिलावल भुट्टो को होना है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है मुझे सही मालूम, मैंने पढ़ा नहीं तो आई डोंट नो।
देखिए, इस पे शौकत यूसुफजई साहब भी बात कर चुके हैं कि ईवान सदर में रिपीटेडली ये चीज़ें हो रही हैं कि बिलावल साहब को ले आया जाए। बात करती है, उसको नहीं करनी चाहिए ना। पीटीआई हर उस चीज से बात करती है, अच्छा, सिवाय अपने मसलों के, जिसको नहीं करनी चाहिए। कोई और कोई क्रेडिबल नाम बताएं। रजा भाई, लेकिन बात यह है कि मैं तो आपका एम्बिशन पूछना चाह रहा हूँ कि इस इत्तेहाद के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है, या आप चाहते हैं कि एक इन हाउस चेंज हो जाए? मुझे नहीं लगता, मेरी जाती राय है, मुझे पार्टी की ये पॉलिसी तो नहीं लगती, मुझे उनकी ख्वाहिश लगती है, लेकिन मेरी जाती राय है इस सिस्टम में रहकर अगर बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनना होता तो फिर हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बने। उनका तो कोई इंटरेस्ट फिलहाल ऐसा है नहीं। मतलब ये जो इत्तेहाद है, एक पार्टी वर्कर का, एक पार्टी मेंबर का ख्वाहिश रखना, वो एक दीगर बात है। ठीक, सही, ठीक है। इस पे अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो अंदरूनी इख्तलाफात की तो हमने बात कर ली, लेकिन 26वीं तरमीम के हवाले से अब जो आपके लॉ मेकर्स मिसिंग थे या वोट नहीं दिया, इसमें काफ़ी नाम है। असलम गुमन साहब हैं, रियाज फितियाना है, मिकदाद अली खान है, जैन कुरैशी हैं, औरंगज़ेब किची हैं, और नाम भी है। कहा जा रहा है कि इनको अब पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई भी कर लेंगे अगर आप, तो एज अ लॉ मेकर तो वो डी सीट नहीं हो जाएंगे, इससे प्रोसीड करेगी इस पर तहरीक इंसाफ? कोई ऐसा प्लान है? नहीं जी, कोई निकालने की मेरे ख्याल में ये अनऑफिशियल जो स्टेटमेंट होती हैं, जो लीक आउट होती हैं किसी शक्ल में, वो हियर से एविडेंस इसीलिए उसकी अहमियत नहीं होती। वो आगे से आगे बात चलती है तो वो क्या से क्या बन जाती है, इसलिए उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। ये जब पार्टी क्राइसिस में होती है, ऐसी बहुत सारे मामला चलते रहते हैं। अभी हसन हारून साहब यहाँ मौजूद हैं जब पीपल पार्टी क्राइसिस में आई थी भुट्टो साहब की एक्सिक्यूशन के बाद, तो उस वक्त भी बहुत सारे इस किस्म के मामला चलते थे। फिर नून लीग जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब करप्शन के चार्ज के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और वो पता लगा कि जी एवर फील्ड में तो इनकी अरबों रुपए की इनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है, अजीजिया में ये मालिक हैं प्रॉपर्टीज के, और इनके 10 साल के जो रिजर्व, जो 10 साल के जो इनके टैक्स रिटर्न थी 80 से लेकर 90 तक जब ये सियासत में आए थे, वो तो चंद हजारों में थी। तो वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तो पता लगा कि ये गालिबन ये इट इज वन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी कि ये जो ये मोटरवे बनी तो उसका ये किक बैक्स जो है ये वहां जमा कराई गई थी। बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, छोड़ देना चाहिए हमें इनको, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए अभी इकबाल वली साहब फरमा रहे थे कि जी ये इनका प्रोग्रेस जो है वो नेगेटिव में चली गई इमरान खान की। 6 जो प्रोग्रेस रेट था वो 6 के ऊपर था, ये ऑफिशियल है। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ सही। और जिस वक्त ये इन्होंने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त 18 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, और जब पीडीएम की हुकूमत जा रही थी और वो आपके सामने है, उस वक्त ये नीचे आके ये 1 अरब के ऊपर रह गई हुई थी। अच्छा, ये तो ये हाल थी इन्होंने किया था इकोनॉमी का, इनके सामने है। अब भी जो ये बातें कर रहे हैं, आप कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बाजार में तो देखें कौन सी कम हुई है। ये जिस अंदाज में ये तो एक पेपर के ऊपर फिगर निकाल के ये बताते हैं कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। शहबाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह माहिर है इस बात की। आप देख, मैं आपको भाई छोटी सी बात बताता हूँ। जब ये अब इन्होंने आके एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया, अच्छा, कहने लगे कि मुल्क की मैशियत बड़ी खराब है, लिहाजा मैं अब कोई नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा। कुछ अरसे बाद आईपीपी का मसला शोर हंगामा शुरू हुआ, तो पता लगा तो उनके दोनों बेटे जो हैं वो अरबों रुपए जो है 1 यूनिट बिजली दिए बगैर ले चुके हैं, और वो पैसा इनके घर में आया। लेकिन बात तो तनख्वाह की थी, मुनाफिकत जब तक कौम को नहीं छोड़ेगी, हम कहां से कहां चले गए हैं। हम सारी चीजों को छोड़ के मैं कहता हूं भूल जाएं, जब तक आइन को लेके आगे नहीं चलेंगे। और आइन की शक्ल जो है, ये आइन जो है एक हुकूमत के लिए नहीं होता, ठीक, एक जनरेशन के लिए भी नहीं होता। आइन तो जो है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है चलना है, इसने निजाम हुकूमत चलाना है। सही, इसके ऊपर तो इंतहाई एहतियात करने की जरूरत होती है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम आइन के अंदर तरमीमें ले आते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इख्तियार वली साहब, ये एक तो पेका लॉ के हवाले से भी आप देख लीजिए कि एक रेजिस्टेंस बरकरार है, और इस पर अदालतों में केसेस भी सुने जा रहे हैं। फिर साथ साथ ये कि ये जो बिलावल साहब के हवाले से गवर्नर पंजाब ने कमेंट किया है,
इस पर भी ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें। जुनैद अकबर साहब ने भी ये बात की कि 2 साल पहले हमें इलेक्शन ऑफ़र हो रहा है, यानी कि 2027 में, और यही बात अब अगर गवर्नर पंजाब भी हिंट कर रहे हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, सबसे पहले मैं ओवैस भाई को बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब आज के नहीं, कल के नहीं, परसों के नहीं, सियासत में आने से पहले जब चीफ मिनिस्टर पंजाब वो बने थे, उससे पहले उनके वालिद इस मुल्क के नामी गिरामी सनतकार थे। इत्तेफाक फाउंड्री का नाम ले लें आप, उनके ट्रैक्टर के कारखाने देख लें, और वो पाकिस्तान के चंद उन सनतकारों में से थे जो मर्सिडीज एस क्लास में, स्पोर्ट्स मर्सिडीज में बैठकर कॉलेज पढ़ने जाया करता था। वो कोई टटपूंजिया नहीं था। अच्छा, उनके अपने एसेट्स इतने थे कि जब वो वजीर आजम बने, देखिए मैं एक पार्टी को और एक लीडर को डिफेंड कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका नाम नवाज शरीफ है। आप एक लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम इमरान खान नियाजी है। आपका लीडर जो था उसको अस्पताल भी हमने बना के दिया, पहले प्लॉट दिया, फिर हमने 50 करोड़ रुपए दिए, और वो सरकारी नहीं दिए, अपने पैसों से दिए, चाहे वो ज़कात के पैसे थे या खैरात के पैसे थे। आपके लीडर ने खत लिखा था कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, उसको रहने के लिए घर भी दिया है। आज आप हमसे पूछते हैं कि फलाना क्वार्टर हमने कहां से लिया, फलाना फ्लैट हमने कहां से लिया। ये कुदरत का इम्तिहान ही हो सकता है और कुछ नहीं है। नवाज शरीफ को मैं कह दिया कि वही कोई फुकरा नहीं था, वो पहले से सियासत, पहले कारोबार में नाम बनाया, उसके बाद सियासत में आए। जबकि आपका लीडर खाली हाथ आया था सियासत में और आज अरबपति बन गया है। ये अल-कादिर ट्रस्ट की जमीनें देखें, ये उनकी बेगम के नाम पे ट्रांसफर्स देखें, ये बनी गाला का महल देखें, उसमें फिर उसकी जो रेगुलराइजेशन हुई है वो देखें, पेशावर म्यूजियम की कीमती मूर्तियां देख लें जो आज पड़ी हुई है वहां पर, और वो फिर जहाज देखे, हेलीकॉप्टर देखे कि जिसमें वो उड़ता फिरता था। तो क्लास में फर्क है। आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको पता होगा, मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अच्छा, मुझे दोनों का पता है। चले ये दोनों को ये वज़ारत उस्मा वाली बात पर भी कमेंट कर दो। जहां आपने बात की बिलावल साहब की, तो गवर्नर साहब जो है उनका बयान तो बड़े बाद में आता है। मेरे लीडर नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को ऑफर किया था कि आप हुकूमत बना लें, अच्छा, आप वजीर आजम बना लें। व्हेन दे रिफ्यूज्ड, उसके बाद फिर हमने टेक ओवर किया और फिर हमने लिया। अदरवाइज हमने तो इनको ऑफर की थी। तो अब हमें तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी के, मैं समझता हूं जहां तक कि पीपल्स पार्टी समझती है कि उनके पास मैंडेट होगा, नंबर पूरे होंगे, तो वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। डेफिनेटली बिलावल उनका वजीर आजम का कैंडिडेट है। तो जो अपने गवर्नर साहब हैं वो अगर अपने एहसास मौजूदगी का, वो अगर एहसास दिलाने के लिए अगर वो कोई बयान देते हैं, तो मेरे ख्याल में हमने अभी तक कोई उनके बयान जो जितने माजी में है हमने उनको कभी सीरियस नहीं लिया, और ना ही कभी लेंगे। बात उस वक्त सीरियस होगी जब कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कोई बात करेगा और वो अगेंस्ट जो अलायंस है उसके अगेंस्ट जाएगी, तो फिर हम बात कर लेंगे। पीका एक्ट की बात की आपने, मेरे भाई मुजम्मिल, पीका एक्ट इज वेरी सिंपल। मैं तो बड़ा सीधा साधा बंदा हूं और नपी तुली बात करता हूं, मुझे बड़ी सादा उर्दू आती है कि जिसके पास सच्ची खबर है उसको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जिसके पास झूठी खबर है उसके लिए कयामत है। तो जो अच्छे और सच्चे लोग हैं और प्योर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, मेरे ख्याल में दे आर सेफ। लेकिन पहले भी इस तरह के लॉज ना पीएमएलएन के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो चुके हैं, तो अच्छी खबर को झूठी खबर बता देना भी कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है ना। ये भी तो हमारे खिलाफ तो हमारी हुकूमत में आपने देखा कि लाहौर से खबर उठी कि पंजाब कॉलेज में एक वाकया हुआ, एक बच्ची का रेप हुआ है और 1 महीना तक उसके लिए हिजानी कैफियत बनाई गई। पूरे पाकिस्तान में तलबा एहतजाज करते रहे, पता चला कि ना वाकया हुआ है ना ऐसी कोई बच्ची है। फिर अगर दूसरी मिसाल आपको दे दूं तो ये अहमद अवैस भाई बैठे हैं, 26 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया था कि 1400 लोग शहीद हो गए हैं और 6000 लोग मिसिंग हैं, और उस पर कितनी सियासत की गई अमेरिका तक, और वहां की सड़कों की और डी चौक की AI पिक्चर्स खून से आलूद बना के चलें वो बिल्कुल इख्तियार साहब, ये फेक न्यूज का क्राइसिस तो ऐसी चीजों जी फेक न्यूज का क्राइसिस पूरी दुनिया को दरपेश है। अगर पीका एक्ट लाया जाता है तो मेरे ख्याल में कोई कबाहत ठीक, ये डिबेटेबल इशू है क्योंकि अगर उसको फौजदारी में कन्वर्ट करें तो फिर उसके रिपरकशंस भी होते हैं। रजा साहब, 7 में ट्रैफिक हादसा होता है जो कि यकीनन काबिल अफसोस है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुई
अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि हमने आपको आईना दिखाया और आपको बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी सड़कें देखनी है तो लाहौर आ जाइए। ये भी कहा कि सुबाइयत का कार्ड खेलना पुरानी आदत है आपकी। तो जवाब भी आया, शजील मेमन साहब ने भी जवाब दिया। इस पर हम क्या समझें कि ये जो कन्फ्रंटेशन है किस हद तक आगे जा सकती है? देखिए, ये जो बयानात होते हैं ना एक दूसरे के लिए, जब आपको किसी ना किसी जगह पे लेवल पे आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो लीडरशिप के दरमियान, मैं बड़ी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उस लेवल पे जब तक अंडरस्टैंडिंग ये है और जो आज तक है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तब तक तो नीचे सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई नोक झोंक चलती रहे और एक दूसरे को बयानबाजी और जवाब दो, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और होनी चाहिए, ये भी गुड है, ताकि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की पोजीशन में भी हो। अलायंस का ये मतलब नहीं है, इत्तेहाद का ये मतलब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का ये नहीं कि हम एक दूसरे के जो ऐसे काम है जिसको हम समझते हैं कि उस पर क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उसमें हमें कोई कबाहत होनी चाहिए। तो जहां तक ये बात है वहां तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर हमें अपनी लीडरशिप को देखना होता है कि हमारी लीडरशिप क्या मैसेज दे रही है। तो आज तक जो लीडरशिप का मैसेज है वो साथ चलने का है, साथ बैठे हुए हैं, साथ बातचीत हो रही है, साथ सारे मामला चल रहे हैं जमहूरियत के लिए। मैं इसको दो सूबाई हुकूमतों के तर्जमानों के दरमियान अपनी सूबाई हुकूमत को डिफेंस करना, और जाहिर है डिफेंड करते हैं थोड़ा सा सार्केज्म भी होता है, सामने वाले को क्रिटिसाइज भी करना होता है। मैं उसको उसी हद तक देखता हूँ कि सूबाई तर्जमानों का बयान है, सूबाई लेवल पे डील हो रहा है। रजा साहब, लेकिन होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस पर रजा साहब जो कहा शर्जील मेमन साहब ने भी कि वफाक में आपकी हुकूमतें रही हैं, तो अगर सिंध में कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ उसका भी कसूर वफाक का ही है, ये फेयर कमेंट है? जो सिंध में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं जानता हूं जिसमें वफाक की कंट्रीब्यूशन है, पानी का प्रोजेक्ट्स है, हाईवेज का प्रोजेक्ट है, या इवन अगर आप कराची शहर लें तो कराची में बहुत सा एरिया ऐसा है जो ना केएमसी के अंडर आता है ना सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, वो वफाक के अंडर आता है। बहुत से ऐसे वफाकी इदारे हैं जो केएमसी जो कराची के अंदर म्यूनिसिपल जुरिस्डिक्शंस भी रखते हैं। यहाँ पे लैंड का बहुत बड़ा इशू है, मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, केपीटी का एरिया है, स्टील मिल के पास है, पोर्ट कासिम के पास है, इस तरीके से डिवाइड हुए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि फेडरल गवर्नमेंट पार्टनरशिप है, उसकी कंट्रीब्यूशन होती है और सिंध गवर्नमेंट इसको फिर सप्लीमेंट करती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जो है वो डिले हो रहा है। खासतौर पर जो बात की जाती है हाईवे का, कराची टू सक्कर हाईवे, ये अभी तक हाईवे है, ये मोटरवे नहीं बन सका है। और जाहिर है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, हाईवेज फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो वो हुकूमती लेवल पर वो उसको पार्टी के लेवल पर मैं नहीं समझता कि वो पार्टी लेवल पे लीडरान के खिलाफ कोई बात हो रही है, हमने लीडरान को मुखातिब करना शुरू कर दिया है। वो एक सूबाई हुकूमत अपना राइट समझते हैं। मिसाल के तौर पर 6 केनाल्स का मसला है, 6 केनाल्स पे सिंध गवर्नमेंट जो बड़ी फर्म खड़ी हुई है, मुझे पंजाब गवर्नमेंट का स्टांस नहीं पता, लेकिन वो जब भी बात होगी सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान होगी, सिंध गवर्नमेंट उस पर अपने इतने पॉइंट रेज कर रही है। इसी तरह चेयरमैन साहब ने भरे जलसे में बहुत सारी बातें की हैं, उन्होंने शिकवा किया तो उन्होंने फिर अपनी बराबर की लीडरशिप से किया कि जब आप कोई अहम कौमी इशूज पे मामलात होने होते हैं, वहां मुशावरत नहीं होती या लेजिस्लेशन होती है या प्रॉपर मुशावरत नहीं होती, डिलेड मुशावरत होती है, तो वो लीडरशिप के जो मामलात हैं वो लीडरशिप मान रही है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये प्रोविंशियल और फेडरल मतलब सब्जेक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर वो मामला, ठीक है। बात क्रक्स ये है कि वो इंटेंसिटी नहीं है इसकी कि सीनियर लीडरशिप भी ये बिलीव करे। अहमद अवैस साहब, फाइनली वक्त कम है मेरे पास, JUI के हवाले से जो अलायंस अब एक्सपेक्ट की जा रही है, फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर बात की, उस पर क्या प्रोसीडिंग्स हैं? क्या PTI को कोई इशारा मिला इस तरह का कि अब आप इसको कंसीडर कर लें कि दरअसल अगर कोई कंटेनर लगाया जाता है ईद के बाद तो उस पर मौलाना भी मौजूद होंगे? इशारा जरा क्लियर कर दें क्या मतलब? ये पॉसिबिलिटी जो है साहब करेंगे किसी वक्त भी ये मुझसे बात कर रहे हैं? जी अहमद साहब कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी जो है इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक इंग्लिश का मुहावरा है ना कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। जी, इस वक्त पॉलिसी मेकिंग के अंदर और हुकूमत की जिस तरीके से फॉर्मेशन उसकी हुई है और उसके बाद जो मामलात आए हैं तो बहुत क्रिटिकल है। मौलाना भी कहते हैं ना, और PTI में तो आप ही एनिमी हैं मौलाना साहब के भी, अगर मैंडेट की बात की जाए उसको क्या करेंगे? चलिए वो कहते थे, अब नहीं कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मामला जो इतने खराब हो पड़े हैं, सही, इसलिए किसी वक्त भी जो है वो ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक एजेंडे के ऊपर ये आ सकते हैं, क्योंकि जब भी एक मूवमेंट की शक्ल बनती है तो वो हमेशा यूनाइट करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी डिवाइड करती है।
और ये एक मूवमेंट बनेगी और ये यूनाइट करेगी यकीनन सबको। तो अचकज़ई साहब का इस पे कोई इख्तलाफ नहीं होगा, बाकी जो इस मूवमेंट का हिस्सा है कोई इख्तलाफ नहीं होगा उनका आपस में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अचकज़ई साहब भी बिल्कुल शामिल होंगे उसके अंदर, बिल्कुल उसमें तो है शामिल। बल्कि ठीक इख्तियार वली साहब, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बनेगी। देखिए, उनका सबसे बड़ा एतराज तो ये है जो पिछले दिनों आया, जिसको लीडर ने नहीं माना इनके, कि भाई आप खत कहाँ लिख रहे हैं। वो वहाँ खत लिखने को अच्छा नहीं समझते, उन्होंने ओपनली मना किया वैसे। और उसमें उन्होंने सिर्फ वही नहीं है, शायद खगान अब्बासी साहब ने कहा ठीक ये वहाँ खत और भाई हमारे खत वहाँ लिखे जा रहे हैं। इख्तियार वली साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। अब अगर आप ये समझते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये बात की कि अवाम आपकी कॉल पे, यानी कि तहरीक इंसाफ की कॉल पे बाहर नहीं आती, तो अगर ये मूवमेंट चलती है आप अलाउ कर देंगे इसको? क्योंकि अगर दरख्वास्तें दी जाएँ PTI की तरफ से जलसा करने की, उसको तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन साथ साथ आप पॉपुलैरिटी लूज़ करने की भी एक्यूजेशन लगाते हैं उन पे। तो इस बार कितनी स्पेस देने का मूड है हुकूमत का? देखिए, जहां तक हमारी पॉपुलैरिटी है हमने उसको संभाल के रखा। उसके लिए क्या कार्ड खेलना है, किस वक्त पे खेलना है, वो हम खेल लेंगे। जहां तक इनकी बात है तो इनको ये मालूम है कि आज जो जिस सिविल सुप्रीमेसी की ये बात करते हैं, ये बस करते ही है। अच्छा, बस सिर्फ मुंह से ही करते हैं। फौज के ये जहाँ पे ये खत शत लिख रहे हैं ना, इनके जिनके साथ ये इत्तेहाद बनाना चाहते हैं वो इसके खिलाफ है। और दूसरी बात मैं इनको ये बताऊं कि आज अगर फौज के एक आर्मी चीफ तो बहुत बड़ा आदमी होता है, DGI बहुत बड़ा आदमी होता है, एक संतरी एक हवलदार के आंख के इशारे की देर है, ये सारी PTI, सारी की सारी PTI, अच्छा, ये मशरिक से मगरिब पे चली जाएगी। चलें वक्त खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, इख्तियार वली, रजा हारून साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।